सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम चंपू काव्य के ऊपर चर्चा करेंगे। चंपू काव्य होता क्या है? काव्य के विषय में तो आप लोगों को पता ही है। कवि का जो कर्म है वह काव्य कहलाता है, कवि कर्म काव्यम। और ये काव्य भी गद्य पद्य के रूप में दो प्रकार का होता है। ये सब जानकारी पहले से तुम लोगों को है। लेकिन चंपू काव्य किसे कहते हैं? चंपू काव्य के विषय में कहा गया है, गद्य पद्यमयी काचित चंपूरित्य विधीयते। ऐसी रचना किसी कवि की इस प्रकार की कृति जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों का समावेश हो, अर्थात गद्यात्मकम पद्यात्मकम उभय विधम चंपू काव्यम भवति। गद्यात्मक एवं पद्यात्मक दोनों प्रकार की शैली जिस काव्य में प्रयुक्त की जाती है वह चंपू काव्य कहलाता है। तो ये चंपू काव्य की छोटी सी परिभाषा है। लेकिन अब एक प्रश्न यहाँ पर उठता है। और क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि गद्य एवं पद्य, आपने कहा कि गद्य एवं पद्य दोनों प्रकार की शैली जहाँ पर मिले उसे चंपू काव्य कहते हैं। तो इस प्रकार से तो नाटक भी चंपू काव्य कहलाने लगेंगे, क्योंकि जितने भी रूपक हैं सब चंपू काव्य के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी गद्य एवं पद्य दोनों प्रकार की शैली उपलब्ध होती है। नाटकों में भी संवाद रहते हैं, उसके बाद एक पद्य आता है, उसके बाद फिर संवाद आ जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम भेद इत्यादि जो भी नाटक हैं, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षसम इत्यादि सभी में इसी प्रकार की शैली का अनुसरण कवियों ने किया है। तो इस परिभाषा के अंतर्गत तो नाटक भी चंपू और जितने भी रूपक हैं, रत्नावली, नाटिका आदि सभी चंपू काव्य के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नाटक और चंपू काव्य में कुछ बिंदुओं को लेकर के मुख्य भेद होता है। कौन कौन से बिंदु हैं? तो सबसे पहले यह है कि चंपू काव्य में यद्यपि गद्य एवं पद्य दोनों का प्रयोग होता है, किंतु संवादों का अभाव होता है। चंपू काव्यम संवाद विहीनम भवति, तत्र संवादानाम अभावः न वर्तते। नाटकों में संवाद पाया जाता है। जैसे उत्तर रामचरितम में आपने देखा होगा, राम ने कोई वाक्य कहा, उसके लक्ष्मण से कहा तो लक्ष्मण ने उसका उत्तर दिया। समीप में खड़ी सीता ने जब दोनों के वाक्यों को सुना तो सीता ने अपनी बात रखी। उसके बाद में विश्वामित्र आकर के किसी पद्य के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, तो उसमें जो कथा वस्तु आगे बढ़ती है वो संवादों के द्वारा बढ़ती है। चंपू काव्य में इस प्रकार की विशेषता नहीं पाई जाती है। इसमें जो कथा वस्तु है वो गद्यात्मक एवं पद्यात्मक दोनों प्रकार से आगे बढ़ती है। किसी भी प्रकार का कोई संवाद इसमें नहीं रहता है। तो इस दृष्टि से नाटकों में एवं चंपू काव्यों में भेद होता है। दूसरा एक भेद और बता दूं मैं आपको। दूसरा जो भेद है वो ये है कि नाटक जितने भी रूपक हैं, नाटक हो, प्रकरण हो, नाटिकाएँ हों, सट्टकादि हों, सबका अभिनय कर सकते हैं। सर्वाणि अभिनयानि रूपकाणि भवन्ति, यानि रूपकाणि सन्ति तानि सर्वाणि अभिनयानि भवन्ति। अर्थात तेषां सर्वेषाम् अभिनयं कर्तुं शक्यते, किन्तु चंपू काव्यस्य अभिनयं कर्तुं न शक्यते। लेकिन चंपू काव्य का अभिनय नहीं किया जा सकता है। तो ये एक विशेष भेद ये भी इसमें प्राप्त होता है। जैसे नाटकों में देखा जाता है, नाटकों के लिए रंगमंच बनाया जाता है, नाट्यशाला, नाट्य मंडप, नेपथ्य इत्यादि सब बनाए जाते हैं। उससे संबंधित पात्र तैयार किए जाते हैं। फिर एक रंगमंच पर नाटक खेला जाता है या उसका अभिनय किया जाता है। तो ये जो विशिष्टता है वो केवल नाटकों में ही पाई जाती है। तीसरा भेद क्या है? तीसरा यह है कि चंपू काव्य केवल श्रव्य होता है, जबकि नाटक आदि जो रूपक हैं, उपरूपक हैं, वो दृश्य एवं श्रव्य दोनों प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ मूल भेद हैं चंपू काव्य में एवं रूपक आदि नाटकों में, जिनके आधार पर हम इसको पृथक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर गद्य एवं पद्य मिश्रित शैली जहाँ पर पाई जाए उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। धन्यवाद।